हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप किसी भी तरह का गुड्स या तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं या किसी भी तरह की कोई सर्विस दे रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा, क्या मुझे भी GST नंबर लेना पड़ेगा तो कितनी लिमिट के बाद लेना पड़ेगा, लेने के बाद मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो GST से रिलेटेड आपका A to Z जितने भी क्वेरी क्वेश्चंस थी वो डाउट क्लियर होने वाले हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है जहां पर हम मनी की, फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। उसको भी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, 2025 के अंदर कब एक व्यक्ति को GST नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा, ये दोस्तों डिटेल के अंदर हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, GST के बारे में हम डिस्कस करेंगे। GST कब लेना है, किसे लेना है, क्यों लेना है, लेने के बाद क्या करना है। GST यानी कि घना सारा टैक्स नहीं होता है, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। आप किसी भी तरह का कोई गुड्स बेच रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं तो आपको GST कब लेना है। 2025 आपको पता होगा कैलेंडर ईयर नया स्टार्ट हो चुका है, लेकिन दोस्तों इनकम टैक्स और GST वाले 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025 ये लोग कैलेंडर ईयर से ना चल करके फाइनेंशियल ईयर से चलते हैं, मार्च से अप्रैल चलते हैं। लेकिन फिर भी आपको रूल का पता होना बहुत जरूरी है। GST मैंने आपको बताया गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। अगर आप माल बेच रहे हैं, अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं, अगर आप कोई माल बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो 1 जुलाई 2017 को GST लागू कर दिया गया था। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। दो तरह के टैक्स होते हैं दोस्तों, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का बड़ा ही आसान सा एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, जो कमाएगा वही भरेगा। लेकिन GST इनडायरेक्ट टैक्स है, भरेगा कोई और उसको लेकर के गवर्नमेंट के खाते में जमा कोई कराएगा। तो ये बर्डन एंड यूजर पर होता है, लेकिन GST वाला जो दुकानदार है वो आपसे GST लेगा और सरकार को देगा। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के नाम से आपने सुना होगा इनका नारा था कि पहले बहुत तरह के टैक्स होते थे, अब एक ही टैक्स हो गया है। अल्कोहल, दारू, शराब, बियर, पेट्रोल, डीजल, ये अभी भी GST से बाहर हैं। इनके ऊपर GST नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी और बहुत सारे के अलग तरह के टैक्स लगते हैं। अब बहुत सारे लोग दोस्तों, पर्पज क्या है GST नंबर लेने का, अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है, जो लिमिट अभी हम डिस्कस करेंगे, उससे ज्यादा की सेल आपने एक साल में कर दी है, तो GST नंबर लेना आपके लिए जरूरी है। टू परचेज गुड्स, बहुत बार क्या होता है दोस्तों, अगर आपने किसी भी कंपनी की एजेंसी ली है, मान लीजिए कोई सीमेंट का काम है या किसी भी तरह का होलसेल का काम है, अगर आप उससे माल लेने जाओगे तो वो सामने वाला व्यक्ति कहेगा भाई साहब GST नंबर लेकर आओ। अब GST नंबर, आपकी तो सेल ही 40 लाख से कम है, 10 लाख 20 लाख की है, और उसने बोल दिया कि भाई साहब मैं आपको माल ही नहीं दूंगा, तो आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। बहुत बार दोस्तों बैंक से लोन लेने के लिए भी बैंक वाले बोलते हैं आप GST में रजिस्टर नहीं है, हम आपको लोन नहीं देंगे, तो कई बार यहां पर भी लेना पड़ता है। बहुत बार आपको फर्म बनानी है, आपको दोस्तों अपनी लेटर हेड बनानी है, आपको बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है, तो आपको GST नंबर लेना पड़ता है। एनी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन रीजन, इसके अलावा कुछ ऐसे कारण भी हैं जब आपकी सेल कम है फिर भी आपको GST नंबर लेना पड़ता है, तो ये कारण हो सकते हैं आपके GST नंबर लेने के। दोस्तों, अगर आपने सिर्फ करंट अकाउंट ओपन कराने के लिए बैंक में GST नंबर लेना है तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा ये ना लें, क्योंकि आपकी अभी तक सेल या सर्विस क्रॉस नहीं हुई है। एक बार सेल या सर्विस आपने क्रॉस कर ली तब ले लें, लेकिन बिना क्रॉस किए ले लेते हो तो आपका जो मीटर है GST का वो स्टार्ट हो जाता है, फिर आपको रिटर्न भी भरनी पड़ेगी, फिर आपको GST भी भरना पड़ेगा। तो GST कभी भी नहीं मांगा जाता है अकाउंट ओपन करने के लिए। MSME आपको पता हो गया, उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, फूड लाइसेंस, राजस्थान के अंदर संस्था आधार नंबर, शॉप एक्ट, फूड लाइसेंस, ITR, बहुत तरह के कोई परमिशन लेटर है, कोई इस तरह का कोई सर्टिफिकेट है, कोई लाइसेंस है आपका, उसके आधार पर आप अपना करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। क्योंकि इनके आधार पर आप करंट अकाउंट ओपन कराएंगे तो कोई GST नहीं है, कोई GST की रिटर्न नहीं है। अगर आप GST लेकर के करंट अकाउंट ओपन कराते हैं तो करंट अकाउंट तो फिर भी आपका ओपन हो जाएगा, लेकिन आपको GST के सारे लेन देन, सारे गीत गाने पड़ेंगे। अब GST कहां से रिप्लेस हुआ है दोस्तों? 17 तरह के टैक्स होते थे। आपने वैट सुना होगा, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स सुना होगा, इसके अलावा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, इसके अलावा दोस्तों स्टेट के जो वैट होते थे, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, बहुत तरह के टैक्स होते थे। लॉटरी के ऊपर, गैम्बलिंग के ऊपर, इन सब को हटा करके एक ही टैक्स ले आए, वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो GST लेना आपको पता है लेना पड़ेगा, लेकिन बाकी कई रजिस्ट्रेशन आपको नहीं लेने पड़ेंगे। GST की दोस्तों मैंडेटरली थ्रेशोल्ड रजिस्ट्रेशन लिमिट क्या है? अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मैंने आपको बता दिया, अभी आपका जनवरी, फरवरी और मार्च चल रहा है,
इससे पहले जो आपके 9 महीने गए हैं उनको जोड़ने के बाद में अगर आप सेल करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करके भी तो सेल करेंगे और इन स्टेट्स के अंदर दोस्तों लगभग स्टेट में आपको 40 लाख रुपए की सेल यहाँ पे दी गई है। अगर 40 लाख सेल को अगर साल के अंदर दोस्तों 365 दिन है और हर दिन आप दुकान खोलते हो तो 10,958 मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर एक दिन में आपकी 11,000 रुपए तक की भी सेल है तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्पेसिफाइड स्टेट हैं, छोटे स्टेट हैं दोस्तों, जहां 40 की जगह 20 लाख के बाद ही जीएसटी लेना पड़ेगा, जैसे कि पांडुचेरी, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो फाइनेंशियल ईयर 1/4/24 से 31/3/25 के अंदर अगर आपकी सेल, दोस्तों अब ये सेल कैसे मानी जाएगी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लाला जी दुकान पर बैठे होते हैं और कैश के अंदर लेन देन करते हैं। जो माल आता है वो भी कैश में आता है और माल जाता है वो भी कैश में आता है, तो इनका जो गल्ला है दोस्तों वो भर जाता है, लेकिन इनकम टैक्स और जीएसटी वालों को तो पता ही नहीं चला कि इनकी सेल क्या हुई है। तो इस केस में आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप बैंक के अंदर ऑनलाइन कैश जमा कराते हैं, यूपीआई ऑनलाइन लेन देन करते हैं और ये 40 लाख से ज़्यादा, किसी स्टेट में 20 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर जाती है तो जीएसटी नंबर लेना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। और वहीं पर अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, दोस्तों मैंने आपको बताया था जैसे हम एक सीए हैं, एक इंजीनियर है, एक आर्किटेक्चर हैं, डॉक्टर के ऊपर जीएसटी लगता नहीं है, तो ये लोग अगर सर्विस दे रहे हैं तो इनको 40 की जगह 20 लाख की ही लिमिट दी गई है। अब 20 लाख रुपए को दोस्तों अगर आप 365 से भाग दे देते हो तो इसके अंदर आपका 5,400 कुछ रुपए का, मतलब अगर आप एक दिन में सर्विस देते हो तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्पेशल स्टेट्स में 20 लाख की जगह 10 लाख रुपए ये लिमिट है। इन स्टेट को आप रेफर कर सकते हैं, गूगल करके भी देख सकते हैं। तो सेल के मामले में 40 लाख, सर्विस के मामले में 20 लाख। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सर्विस भी देते हैं और सेल भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग टायर बेच रहे हैं और टायर का पंचर भी लगाते हैं, तो उनके लिए भी सर्विस वाली ही लिमिट मानी जाएगी जो कि 20 लाख रुपए है। और बहुत सारे स्टेट में ये 10 लाख रुपए होने वाली है। ये स्टेट आप अपने आप से देख सकते हैं। तो ओनली सेल के मामले में 40 लाख, ओनली सर्विस के मामले में 20 लाख, सेल और सर्विस के मामले में 20 लाख के बाद आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। वो तो होगी दोस्तों टर्नओवर की लिमिट, लेकिन जीएसटी मैंडेटरी लेना पड़ेगा। कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। अब गुड्स का मतलब दोस्तों आपने कोई माल बेचना है, कोई सेल करनी है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करनी है। अगर आप राजस्थान में रहते हैं और आपने पंजाब के अंदर कोई माल बेचना है तो वहां पर अगर आपको माल बेचना है तो जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप वहां पे माल नहीं बेच सकते हैं। फॉर वहां का बंदा आकर के आपसे माल ले जाए और आप राजस्थान का ही बिल काट देंगे तो अलग बात है, लेकिन आप पंजाब के नाम से बिल काटेंगे तो आपको जीएसटी, वो भी जीएसटी क्योंकि आपको आईजीएसटी लगाना पड़ेगा। इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस है। मैं एक सीए हूं, मैं दोस्तों राजस्थान में हूं और मैं पंजाब के एक व्यक्ति को जीएसटी की कोई भी सर्विस देना चाहता हूं, उसकी रिटर्न्स भरना चाहता हूं, तो मुझे जीएसटी 20 लाख तक लेने की जरूरत नहीं है। आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है दोस्तों। बहुत बार क्या है, हमारे ऊपर जीएसटी भरने की लायबिलिटी आ जाती है, सामने वाले व्यक्ति का जीएसटी भी हम ही भरेंगे और मोस्ट ऑफ द केसेस में उसका इनपुट हमें मिल जाता है। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, आपको पता होगा मेले प्रदर्शनियों में कुछ लोग 10 दिन 15 दिन महीने के लिए आकर के अपना काम करने आते हैं, तो उनके लिए भी जीएसटी लेना जरूरी है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, दोस्तों अगर आप एक सेलर हैं या खुद की वेबसाइट है या किसी भी एप्लीकेशन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे जाकर के अपना माल बेचना चाहते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना है। अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स वालों को एग्जम्प्ट कर दिया है, लेकिन ये किया है सिर्फ इंट्रा स्टेट वालों को। आप राजस्थान में हैं और ई कॉमर्स से आप राजस्थान में ही माल बेचेंगे तो जीएसटी की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये कहाँ न्याय संगत है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन माल बेचेंगे तो ऑनलाइन आप किसी भी कोने में माल बेच सकते हैं। अगर आपने माल खरीदना था और सामने वाले व्यक्ति ने बोल दिया कि आपको बिना जीएसटी के माल नहीं दूंगा, अगर आप एक एनआरआई हैं तो इस केस में आपकी सेल 40 लाख, सर्विस 20 लाख से कम है तो भी जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ जाएगा। कितने तरह के जीएसटी होते हैं दोस्तों? जीएसटी 2 तरह के होते हैं, कंपोजिशन और रेगुलर। ये डिपेंड करता है, जब भी आपने जीएसटी अप्लाई करना है उससे पहले ही आपको अपना मन बना लेना है कि आपको कंपोजिशन में जाना है या रेगुलर में जाना है, क्योंकि आप बार बार इसको चेंज करेंगे तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आपको करनी होती है। कंपोजिशन के अंदर अगर आप एक छोटे दुकानदार हैं और आपकी टर्नओवर पिछले साल 1.5 करोड़ से कम है तभी जा सकते हैं, तो आपको यह भी देखना है कि कौन सी स्कीम आपके लिए एलिजिबल है। आपको एक फिक्स परसेंटेज टैक्स देना है जीएसटी का सेल के ऊपर, और टैक्स फ्री सेल है तो उस पर कुछ भी नहीं देना है। मान लीजिए दोस्तों आप दूध बेचते हैं, खल चूरी बेचते हैं, ऐसा कोई भी आइटम बेचते हैं जिस पे जीएसटी नहीं लगता तो आपको कोई जीएसटी नहीं देना है। और जो ऐसा आइटम जिस पे जीएसटी लगता है दोस्तों
5%, 12%, 18%, 28% ये आइटम आप बेचते हो मान लीजिए, तो जितना भी परसेंट का आइटम हो आपको 1% जीएसटी देना है कंपोजिशन में। अगर आप सेल करते हो, सर्विस देते हो तो 6% और आप रेस्टोरेंट चलाते हो तो 5%। साल के अंदर 4 बार आपको CMP08 का फॉर्म भरना है, जिसके अंदर आपको कितनी आपकी सेल हुई, कितना टैक्स हुआ वो दिखाना है। कोई लेट फीस नहीं है, लेकिन ब्याज आपसे मांगा जा सकता है। और साल के बाद एक बार GSTR4 की रिटर्न भरनी है। दोस्तों ये पहले 30 अप्रैल होती थी, अब इसको अप्रैल के बाद में इसका भी टाइम बढ़ा दिया गया है। अब दोस्तों इस रिटर्न को आप 30 जून तक भर सकते हैं और आपको साल में 4 तो CMP08 भरनी है, एक GSTR4 भरनी है, टोटल 5 ही रिटर्न भरनी है। कोई ज्यादा झंझट यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता है। और दूसरा दोस्तों था वो था रेगुलर। एक तो मैंने आपको बताया कंपोजिशन होता है, एक होता है रेगुलर। रेगुलर के अंदर आपको प्रॉपर अकाउंटिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर जिस आइटम का जो रेट है आप 5, 12, 18, 28 जो वाला आइटम आप बेच रहे हैं उसी आइटम का आपको परसेंटेज लगाना है। उस पर GST का इनपुट कितना GST आपने भर दिया, कितना GST आपने भरना है, सारी की सारी चीजों का ध्यान देना है। क्वार्टरली या मंथली 3 महीने बाद या महीने बाद आपको GSTR1 भरनी है। GSTR1 नहीं भरनी है, सामने वाले को इनपुट देना है तो IFF जो कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी होती है। क्वार्टरली और मंथली आपको GSTR3 भी भरनी है, जिसमें आपको टैक्स भरना होता है। अगर ये टाइम से नहीं भरते हैं तो 50 रुपये अगर सेल परचेज है, 20 रुपये अगर नील की है तो हर डे की पेनल्टी आपको देनी पड़ जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान दें। अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो GSTR9, 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 9C भी भरनी पड़ेगी। मतलब अगर आप एक मंथली स्कीम में जाते हैं तो 25 रिटर्नें और क्वार्टरली में जाते हैं तो 9 रिटर्नें आपको भरनी पड़ेंगी। जब भी आप GST ले लेंगे तो आपसे पूछा जाएगा QRMP, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। रिटर्न आप 3 महीने बाद भर दो, लेकिन पेमेंट हमें हर महीने चाहिए। इस स्कीम में जाओगे या मंथली स्कीम में जाओगे, वो आप हर 3-3 महीने बाद इस स्कीम को चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपने GST नंबर ले लिया, कुछ काम, कुछ सावधानियां आपको जरूर करनी है। GST का सर्टिफिकेट आपको अपनी दुकान पर, गोदाम पर, अपने वहां पे लेटर बोर्ड पर बिल्कुल लगाना है। साइन बोर्ड होता है दोस्तों, बाहर आप अपना बोर्ड लगाएंगे, राम एंड कंपनी, श्याम एंड कंपनी, वहां पर भी GST नंबर आपको लिख देना है। बिल इशू करने हैं दोस्तों। अगर आप कंपोजिशन में है तो बिल ऑफ सप्लाई लिखा जाएगा। आपके जो बिल है यहाँ पे लिखा जाता है बिल ऑफ सप्लाई। और आप एक रेगुलर में हैं तो टैक्स इनवॉइस या GST इनवॉइस आपको लिखना होगा। कलेक्ट करना पड़ेगा टैक्स। आप रेगुलर में हैं तो कस्टमर से पैसा लेंगे GST का और सरकार को देंगे। अगर आप कंपोजिशन में है तो सरकार कस्टमर से नहीं लेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, कहां से माल खरीदा, कहां माल बेचा, कौन से बैंक में कितना पैसा आया, जितना भी टैक्स था सरकार को टाइम से देना है। GST की रिटर्न टाइम से भरनी है रेगुलर, नहीं तो आपको लेट फीस लग जाएगी। आपको एक अकाउंटेंट भी रखने की जरूरत पड़ सकती है, टैक्स प्रोफेशनल CA को भी रखने की जरूरत पड़ सकती है, ताकि वो टाइम टू टाइम आपके सारी के सारी रिटर्न्स टाइम पे भरते रहें। GST डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिस आपको ना आए। इसके बाद दोस्तों आपकी ITR, आप पता है इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आपकी 3 लाख से ज्यादा इनकम है तो भरनी जरूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। अगर आपकी GST में जो टर्नओवर है, मान लीजिए 50 लाख GST में सेल गई है तो ITR के अंदर भी आपकी 50 लाख ही जानी चाहिए। इस चीज का ध्यान दें, नहीं तो दोनों डिपार्टमेंट वाले आपको बोल देंगे। अगर मान लीजिए आपने GST में सेल दिखाई 30 लाख रुपए और आपने ITR में दिखाई 50 लाख, तो GST वाले कहेंगे आपने 20 लाख पर GST का चोरी कर ली है। तो इस तरह से दोनों ही ITR और GST में आपकी सेल सेम होनी चाहिए, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। करंट अकाउंट का यूज करें दोस्तों, सेविंग अकाउंट का ज्यादा यूज ना करें। 2 चीजें हैं यहाँ पे। सेविंग अकाउंट के अंदर ज्यादा लेन देन करते हो तो आजकल बैंक वाले भी फ्रीज या होल्ड आपका अकाउंट कर देते हैं। अननेसेसरी ट्रांजेक्शंस ना करें। अदर देन GST का कोई भी लेन देन अपने करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में आपको नहीं लेना है। और करंट अकाउंट बिजनेस ट्रांजेक्शंस के लिए तो आपको करंट अकाउंट ही यूज करना है। GST के कितने पार्ट, कितने कंपोजिशन होते हैं दोस्तों? GST डिपेंड करता है खरीदने वाला किस स्टेट में है और बेचने वाला किस स्टेट में है। अगर मैं राजस्थान का हूं और मैं राजस्थान के अंदर ही अपना माल बेच रहा हूं तो दोस्तों मुझे GST के अंदर 2 पार्ट करने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए मेरा 18% GST उस आइटम का है तो CGST मतलब 18% और SGST 18%। CGST का मतलब सेंटर और SGST का मतलब स्टेट। तो सेंटर और स्टेट में आधा चला जाएगा, लेकिन अलग अलग है। मैं राजस्थान का हूं और मैं माल अपना पंजाब में बेच रहा हूं तो सामने वाले व्यक्ति को IGST लगाना है, सीधा का सीधा 18%। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारा पैसा चला जाएगा, बाद में कुछ हिस्सा अपने हिसाब से वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देते हैं। GST के अंदर दोस्तों GST की रिटर्नों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। 1, 3B, 9, 2A, 2B, बहुत तरह की रिकंसिलेशन होती है। HSN कोड आपको हर प्रोडक्ट का पता होना जरूरी है। ई-वे बिल 50,000 से ज्यादा का कोई माल बेचते हैं, 10 किलोमीटर से ज्यादा भेजते हो, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, बहुत
सारे रूल होते हैं। ई इनवॉइस, अगर आपको 5 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर पिछले किसी साल में थी तो इस साल से आपको ई इनवॉइस जाना पड़ेगा। जीएसटी का रेट दोस्तों 5 है, 12 है, 18 है, 28 है। रिवर्स चार्ज, बहुत बार आरसीएम के अंदर आप ही को टैक्स देना पड़ता है। अभी आपने अगर कोई दुकान ऑफिस रेंट पर लिया है तो उस पर भी आरसीएम आपको भरना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है, लेकिन इन फ्यूचर में आपको डिपार्टमेंट नहीं तो परेशान कर सकता है। क्यूआरएमपी, छोटे व्यक्ति जिनकी 5 करोड़ से कम टर्नओवर है वो क्वार्टरली स्कीम में जा सकते हैं, उससे ज़्यादा वालों को मंथली स्कीम में ही जाना पड़ेगा। इन चीज़ का भी आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। दोस्तों पेनल्टी क्या लगती है अगर आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया? दोस्तों दो चीज़ें यहाँ पे होती हैं। एक तो होता है कि जीएसटी नंबर आपने 40 लाख से ज़्यादा नहीं लिया, एक आप कस्टमर से जीएसटी ले रहे हो और सरकार को नहीं दे रहे हो, ये बहुत बड़ा अपराध है। एक ऑफेंडर है जो अपराध करने वाला है, वो जीएसटी नहीं भर रहा है या कम भर रहा है तो उसको दोस्तों पेनल्टी देनी पड़ेगी 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट और मैक्सिमम 10,000 रुपये, मिनिमम कम से कम 10,000 रुपये देनी पड़ेगी। और पेनल्टी 100% ऑफ टैक्स अमाउंट तक हो सकती है अगर वो जानबूझ के कर रहा है। तो उसने 1 लाख रुपये का टैक्स चोरी किया तो 1 लाख रुपये तक की पेनल्टी उसको देनी पड़ सकती है। हमने दोस्तों बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। जीएसटी आप खुद लेना चाहते हैं तो कैसे लें, जीएसटी का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है, जीएसटी की रिटर्न्स कैसे भरनी है, नील की भरनी है तो कैसे भरनी है, और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो हमारी चैनल पर आपकी वीडियोस आती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। इनकम टैक्स, जीएसटी, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड हम बहुत सारी वीडियो डालते रहते हैं। दोस्तों टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है जहां पर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो एक व्यक्ति जॉब छोड़ करके बिजनेस करना चाहता है या उसने बिजनेस कर लिया है। जीएसटी नंबर या तो मत लें, ले तो उसको प्रॉपर मेंटेन करें, संभालें। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।